नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ हैं तथा अपना ख्याल अच्छे से रख रहे हैं। ज़रा बताइए तो, क्या आपने कभी गौर किया है कि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, वहाँ किस प्रकार के पेड़-पौधे, जीव-जंतु मिलते हैं? क्या दुनिया के हर हिस्से में एक प्रकार के पेड़-पौधे या जीव-जंतु मिलते हैं? नहीं। आदिकाल से ही पृथ्वी पर अनेक प्रकार का जीवन विकसित हुआ है। यहाँ पर छोटे-छोटे जीवाणुओं, बैक्टीरिया से लेकर बड़ी ब्लू व्हेल तक सभी जीवधारी रहते हैं। यदि भारत की बात की जाए, तो भारत विश्व के उन व्यापक देशों में से है जहाँ व्यापक जैव विविधता पाई जाती है। भारत में भिन्न-भिन्न प्रकार के पेड़-पौधे, जीव-जंतु पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं, ब्राज़ील के बाद भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ के सघन वनों में व्यापक जैव विविधता देखने को मिलती है। तो आज के सत्र में हम बात करेंगे आपकी भूगोल की पाठ्यपुस्तक के दूसरे पाठ की, जिसका नाम है वन तथा वन्य जीवन संसाधन। पृथ्वी पर एक अद्भुत जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ पर करोड़ों जीव जंतु पाए जाते हैं। मनुष्य तथा दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। हम सब इस इकोसिस्टम का एक हिस्सा हैं। अपने अस्तित्व के लिए हम इस इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, जल, जिसे हम पीते हैं, और मृदा, जो अनाज पैदा करती है तथा जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, इसके कुछ उदाहरण हैं। पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम क्या होता है? विविध प्रकार के वातावरण में भिन्न-भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। सभी जीव अपने वातावरण के साथ एक विशिष्ट तंत्र का निर्माण करते हैं। इसे ही पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र को समझने के लिए कल्पना करें एक तालाब की, जहां मछलियां, मेंढक, शैवाल, जलीय पुष्प तथा अन्य कई जलीय जीव रहते हैं। यह सभी न केवल एक दूसरे पर आश्रित हैं, बल्कि जल, वायु, भूमि जैसे और जैविक घटकों के साथ भी पारस्परिक रूप से जुड़े हैं। समुदाय का यह पूर्ण तंत्र, जिसमें अजैविक घटकों तथा जैविक घटकों का पारस्परिक संबंध है, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। और जैव विविधता क्या है? जैव विविधता विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले जीवों के बीच होने वाले परस्पर संबंधों व उनके मध्य होने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित है। जैव विविधता शब्द एडवर्ड विल्सन नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यदि आप अपने आसपास नजर दौड़ाएं, तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसे पौधे और प्राणी हैं जो सिर्फ आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के समृद्ध देशों में से एक है। विश्व में पाए जाने वाली जैव उपजातियों की 8% संख्या, जो कि लगभग 16 लाख प्रजातियां हैं, भारत में पाई जाती है। अनुमान के अनुसार भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। इनमें से कुछ उपजातियां तो
लुप्त होने के कगार पर हैं, जैसे चीता, गुलाबी सर वाली बतख, पहाड़ी कोयल और जंगली चींटीदार उल्लू। इसी तरह भारत में कुछ प्रसिद्ध पौधों की लुप्तप्राय प्रजातियां जिन्हें तत्काल संरक्षण की आवश्यकता है, वह हैं शिलांग में पाए जाने वाला इलेक्स खासियाना, कर्नाटक में पाया जाने वाला डायोस्पाइरोस सैलिबिका जिसे एबनी कहते हैं, तथा पूर्वी घाट में पाया जाने वाला लाल चंदन है। क्या आप जानते हैं धरती पर कीटों की संख्या लगभग 41% कम हो चुकी है। अध्ययन बताता है कि मधुमक्खियां, चींटियां और बीटल अन्य स्तनधारी जीवों और पक्षियों की तुलना में 8 गुना तेजी से विलुप्त हो रहे हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों की कौन-कौन सी जातियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां, सुभेद्य जातियां, दुर्लभ जातियां, स्थानिक जातियां, लुप्त जातियां। सामान्य जातियां वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ और रोडेंट्स। रोडेंट्स वह स्तनधारी जीव हैं जिनके सामने के दांत अर्थात इंसिजर्स बहुत तेज होते हैं। यह अपने सामने के दांतों का उपयोग सख्त चीजों को कुतरने के लिए करते हैं। चूहा, गिलहरी, पॉर्क्यूपाइन, यह सब रोडेंट्स हैं। संकटग्रस्त जातियां वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। जिन विषम परिस्थितियों के कारण इन जातियों की संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। उदाहरण के लिए काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई अर्थात मणिपुरी हिरण संकटग्रस्त जातियां हैं। सुभेद्य जातियां वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली, तो इनकी संख्या घटती जाएगी और यह भी संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। हिमाचल प्रदेश की नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन कुछ उदाहरण हैं जिनकी संख्या घट रही है। दुर्लभ जातियां, इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य है और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं बदली, तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। स्थानिक जातियां प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां, जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। लुप्त जातियां, ये वे जातियां हैं जो अब उन जगहों पर नहीं पाई जाती जहां पर पहले इनका आवास हुआ करता था। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र
प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और कभी गंगा के मैदान में पाई जाने वाली गुलाबी सिर वाली बतख शामिल है। आइए जानें एशियाई चीता कहाँ चला गया। चीता भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी है। यह बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। लोगों को आमतौर पर चीता और तेंदुआ एक जैसा ही लगता है, लेकिन चीते की विशेष पहचान उसकी आंखों के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं के लकीरनुमा निशान हैं। 20वीं शताब्दी से पहले चीता अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक पाया जाता था, परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग लुप्त हो चुके हैं। भारत में तो 1952 में ही चीते को लुप्त जाति घोषित कर दिया गया था। जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की है, वनस्पति जात और प्राणी जात का भयानक ह्रास हुआ है। भारत में जिस पैमाने पर वनों की कटाई हो रही है, वह विचलित कर देने वाली है। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानतः 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% हिस्सा है, जिसमें सघन वन 12.2%, खुला वन 9.14% और मैंग्रोव 0.14% हैं। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार वर्ष 2013 से सघन वनों के क्षेत्र में 3,775 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि वन संरक्षण उपायों, प्रबंधन की भागीदारी तथा वृक्षारोपण से हुई है। आइए जानते हैं वे कौन से प्रतिकूल कारक हैं जिनकी वजह से वनस्पति जात और प्राणी जगत का ऐसा भयानक ह्रास हुआ है। हमने प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित कर दिया है। लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद, यह सब हमें प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीवन से ही प्राप्त होता है। इसी कारण से हमने वनों को अंधाधुंध इस्तेमाल किया है। इस वजह से वन्य जीवन और वनों को नुकसान पहुंचा है। भारत में ब्रिटिश काल के दौरान रेलवे लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य वानिकी और खनन क्रियाओं में भी वृद्धि हुई। इस वजह से भी वनों को काफी नुकसान पहुंचा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि का फैलाव हुआ, जिस वजह से वन संसाधन सिकुड़ते चले गए। बड़ी-बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को काफी नुकसान पहुंचाया है। 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र को साफ करना पड़ा। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से भी अधिक वन नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएंगे। खनन ने भी
वनों की बर्बादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन से गंभीर खतरे में है। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरी अथवा झूम खेती अथवा स्लैश और बर्न खेती के चलते भी वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ है। स्थानांतरी कृषि क्या है? इस प्रकार की कृषि में किसान पेड़ों और झाड़ियों को काटकर व उनको जलाकर मैदान को साफ करते हैं और उसके बाद साफ मैदान पर 2-3 सालों तक कृषि की जाती है। यहाँ खाद का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता। कुछ समय बाद जब यह मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती है तो किसान जंगल के दूसरे हिस्से में इस प्रक्रिया को दोहराता है और वहां खेती करता है। फसल स्थानांतरण का यह तरीका अभी भी उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों जैसे ओडिशा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्सों में छोटे पैमाने पर किया जाता है। इसे असम में झूम खेती, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में पोडू, मध्य प्रदेश में बेवर और केरल में पोनम कहा जाता है। भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से कुछ या एकल वृक्ष जातियों को बड़े पैमाने पर रोपण करने से भी पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो गई हैं। उदाहरण के लिए सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए। क्या आपने हिमालयन यव देखा है? हिमालयन यव चीड़ की प्रजाति का सदाबहार वृक्ष है। यह एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। इस पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है जिसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इसीलिए इसका अत्यधिक निष्कासन किया गया और आज इस वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया है। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक हैं वन्य जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना या शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण व विषाक्तीकरण तथा दावानल। दावानल अर्थात जंगलों में लगने वाली आग। इसके अलावा संसाधनों का असमान बंटवारा और उनका असमान उपभोग तथा पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता भी पर्यावरण विनाश का कारण है। क्या आप जानते हैं भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं। 1/3 जलमग्न भूमि सूख चुकी है। 70% धरातलीय जल प्रदूषित है। 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुका है। जैव विविधता में होने वाले इस ह्रास के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं। यह समुदाय खाने, पीने, औषधि,
संस्कृति, अध्यात्म इत्यादि के लिए वनों और वन्य जीवों पर ही निर्भर हैं। इसके साथ साथ गरीब वर्ग में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हैं, क्योंकि खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकताओं की वस्तुओं को इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेवारी आज भी कई समाजों में महिलाओं की ही होती है। अब जैसे जैसे इन संसाधनों की कमी होती जा रही है, महिलाओं पर कार्यभार बढ़ता जा रहा है। कई बार तो उन्हें संसाधन इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है। इससे न केवल उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, बल्कि काम का समय बढ़ने के कारण घर और बच्चों की उपेक्षा भी होती है, जिसके गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। वन कटाई के परोक्ष परिणाम जैसे सूखा और बाढ़ भी गरीब तबके को सबसे अधिक प्रभावित करता है। भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण करने के लिए हमारी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। वनों और वन्य जीवन का संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। वन्य तथा वन्य जीवन संरक्षण विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षण करता है। भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। इस अधिनियम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन पर, वन्य आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर जोर दिया गया है। इसके साथ साथ केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर संकट में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर तथा अन्य प्राणी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोडावन और हिम तेंदुओं के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाया गया है। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। बाघ परियोजना। वन्य जीवन संरचना में बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1,827 रह गई है। बाघों को मारकर
उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण हैं। इसके अलावा बाघों को उनकी खाल, उनकी हड्डियों का व्यापार करने के लिए भी प्रयोग किया जाता था। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को बचाना भी है। भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के कुछ उदाहरण हैं। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व। आप जिस राज्य में रहते हैं वहां पाए जाने वाले वन्य जीव पशु विहार और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। भारत में पाए जाने वाले अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप में सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में। वनों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है: आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन। आरक्षित तथा रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, वन्य पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। देश में आधे से अधिक वन आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किए गए हैं। आरक्षित वनों को वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन हैं तथा स्थानीय समुदाय के प्रबंधन में हैं। समुदाय और वन संरक्षण। क्या आप जानते हैं
कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां होने वाले खनन कार्य को बंद करवाना चाहते हैं। इसी तरह राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरोदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी है, जिसके अपने ही नियम कानून हैं और शिकार को यह पूर्णतः वर्जित करते हैं और बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन ने भी कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकी तथा साथ-साथ यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान कितना सफल बनाया जा सकता है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवधान्य काफी सफल रहा है। इन आंदोलनों ने दिखाया कि रासायनिक खाद के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से कृषि उत्पादन संभव है। क्या आप संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के बारे में कुछ जानते हैं? संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम 1988 की राष्ट्रीय वन नीति पर आधारित है। इस नीति में वन भूमि के विकास और उसके संरक्षण में जन सहभागिता के महत्व को स्वीकार किया गया है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत 1988 में हुई, जब ओडिशा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया। संयुक्त वन प्रबंधन में गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं और ग्रामीण तथा वन विभाग अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदार होते हैं और सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं। प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। इसका आधार प्रकृति की हर रूप की रक्षा करना है। शायद यही वजह है कि भारत के कुछ हिस्सों में आज भी विभिन्न वनों को उनके मूल रूप में बचाकर रखना संभव हुआ है। पवित्र पेड़ों के झुरमुट वह वन हैं जहां स्थानीय लोग ही घुसते हैं और वहां पर प्रकृति के साथ किसी और को छेड़छाड़ नहीं करने देते। कुछ समाज में तो विशेष पेड़ों की पूजा होती है, जैसे छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। ओडिशा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती हैं। बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। आपने अपने आसपास भी लोगों को वृक्षों की पूजा करते देखा होगा। आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को भी पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आपने अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूरों को देखा होगा, जिन्हें उपासक खिलाते पिलाते हैं।
राजस्थान में बिश्नोई गांवों के आसपास काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं, जो वहां के समुदाय का एक हिस्सा हैं और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। आइए कुछ करके सीखते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर भारत के वन्य जीवों के नाम दिखाए गए हैं। हमें क्या करना है? हमें इन जीवों को इनके उपयुक्त स्थान पर लाना है, अर्थात जहां पर ये जीव पाए जाते हैं या कभी पाए जाते थे, हमें इन जीवों को वहां पर लाना है। इन स्थानों के नाम हैं मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, गंगा का मैदान, गंगा नदी। चलिए करते हैं। सबसे पहले है हंगुल। तो हंगुल पाया जाता है कश्मीर में। जंगली सुअर मिलता है अंडमान में। संगाई या मणिपुरी हिरन मिलता है मणिपुर में। मिथुन पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। नीली भेड़ हिमाचल प्रदेश में। गुलाबी सिर वाली बतख, जो अब लुप्त हो चुकी है, कभी पाई जाती थी गंगा के मैदान में। और डॉल्फिन पाई जाती है गंगा नदी में। इस अभ्यास में हमने दिए गए पक्षी अभयारण्यों के नाम का मिलान इसके उपयुक्त स्थान से करना है। सबसे पहले है ईगल नेस्ट अभयारण्य और यह है अरुणाचल प्रदेश में। ईगल नेस्ट का नाम भारतीय सेना के रेड ईगल डिवीजन से लिया गया है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है गुजरात में। नल सरोवर अभयारण्य मुख्य रूप से सर्दियों और वसंत में प्रवासी पक्षियों का निवास है। चिंतामणि कर यह अभयारण्य है पश्चिम बंगाल में। इस अभयारण्य का नाम 2015 में बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य रखा गया था। यहाँ साइबेरियन क्रेन प्रवासी पक्षियों की प्रजाति आती है। और कुमारकोम है केरल में। इस अभयारण्य में हिमालय से लेकर साइबेरिया तक विविध स्थानों से प्रवासी पक्षी आते हैं। और अब कुछ प्रश्न आपके लिए। जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? अपने माता पिता अथवा दोस्तों से इस बात पर चर्चा करें। यदि आपको तथा आपके दोस्तों को कहा जाए कि आपने अपने क्षेत्र के लोगों में वन संरक्षण से संबंधित जागरूकता लानी है, तो आप क्या करेंगे? तो आज हमने बात की भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण, वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण, समुदाय और वन संरक्षण। वन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, मैं एक छोटी सी कविता के माध्यम से ये आपको बताना चाहूँगी। यह कविता आप ही की तरह किसी विद्यार्थी ने लिखी है और मैं चाहूँगी कि आप एक बार इसे अवश्य सुनें। जीवन का आधार वृक्ष हैं, धरती का श्रृंगार वृक्ष हैं। प्राण वायु दे रहे सभी को, ऐसे परम उदार वृक्ष हैं।
ईश्वर के अनुदान वृक्ष हैं, मूल्यवान औषधियां देते ऐसे दिव्य महान वृक्ष हैं। लाखों जीव बसेरा करते जैसे सुंदर गांव वृक्ष हैं। जनजीवन के 7 वृक्ष हैं, खुशियों की बारात वृक्ष हैं। जीव जगत की भूख मिटाते ये सुंदर फलदार वृक्ष हैं। जीवन का आधार वृक्ष हैं, धरती का श्रृंगार वृक्ष हैं। किसी भी देश में जैव विविधता की समृद्धि उस क्षेत्र की जलवायु तथा क्षेत्र पर निर्भर करती है। प्रकृति में मानव, अन्य जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों का संसार एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ा है कि किसी के भी बाधित होने से सभी का संतुलन बिगड़ जाता है तथा अंत में मानव जीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए विकास प्रक्रियाएं इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह जनमानस पर केंद्रित हों तथा पर्यावरण हितैषी हों। इसके साथ साथ हम सबको भी प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की एक मजबूत कड़ी बनना होगा, तभी हम देश में पाए जाने वाले संसाधनों का संरक्षण कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें। नमस्कार।